गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास विज्ञान छठा पाठ हम कर रहे थे दहन और ज्वाला। दहन क्या होता है, दहन के प्रकार वो हमने पढ़ लिया था। ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईंधन। ईंधन क्या होता है, ईंधन की दक्षता क्या है और उसकी हानि, ईंधन के दहन से क्या हानिकारक पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त लेंगे। सबसे पहले है कि ईंधन क्या होता है। ईंधन आपको अगर सरल भाषाओं में बोलें तो ईंधन वे पदार्थ हैं जिनको जलाने के बाद में हमें ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। उसके साथ में हम लोगों को प्रकाश भी मिल सकता है, पर मेन पॉइंट है कि उसमें हमें ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरेलू और औद्योगिक जो होते हैं उसके अंदर उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे लकड़ी है, काष्ठ कोयला है, पेट्रोलियम है, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, इन सब पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और जब इनका दहन होता है तो हम लोगों को ऊष्मा ऊर्जा जो है वो उससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये पदार्थ, इन्हीं को हम लोग ईंधन कहते हैं। अब अच्छा ईंधन क्या है, अच्छा ईंधन आप कंपेयर कर लीजिए बेटा, अपने अच्छे ईंधन में आप क्या क्या लेके चलेंगे। अच्छे ईंधन में है कि जल्दी से जलना भी चाहिए। ईंधन का मतलब हम लोगों को ऊष्मा मिलती है, तो ऊष्मा हम लोगों को तुरंत भी मिलनी चाहिए। सेकेंड, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाए तो हम लोगों को ईजी होना चाहिए, उसकी उपलब्धता भी आराम से हमें मिलनी चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए। जब वायु के साथ में वो जले, जब दहन प्रक्रिया हो तो उसमें भी सुगमता से वो जलना चाहिए। और उसके उपरांत भी हम लोगों को जो अवांछित पदार्थ होते हैं जैसे राख होती है वो सब भी हमें कम मात्रा में मिलनी चाहिए। तो ये जो होता है ये हमारे आदर्श ईंधन होता है। तो जब हम अपने आदर्श ईंधन की बात करते हैं, ये वाला सवाल 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आदर्श ईंधन क्या है। तो आदर्श ईंधन में हम लिखेंगे अच्छा ईंधन जो सहजता से हमें उपलब्ध हो, सस्ता भी हो, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, दहन प्रक्रिया करते समय हम लोगों को अधिक से अधिक ऊष्मा ऊर्जा उससे हमें प्राप्त हो सके और जो उसके जलने के उपरांत अवांछित पदार्थ जो है वो नहीं हो। तो ये हमारे आदर्श ईंधन के पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसमें आदर्श ईंधन की अगर हम बात करें तो ऐसा हमें कोई आदर्श ईंधन नहीं मिलता है, पर हाँ हम कंपेयर कर सकते हैं एक ईंधन को दूसरे ईंधन से कि ये ईंधन हमारे लिए आदर्श, हम उसको मान सकते हैं या आदर्शता के जो परिमाप है उस तक पहुंच सकता है वो। तो अब इसमें ईंधन के विभिन्न प्रकार आप पढ़ चुके हो कि जो ईंधन होते हैं वो ठोस रूप में भी आपको मिलते हैं, द्रव में भी मिलते हैं और गैसीय ईंधन के रूप में भी मिलते हैं। अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा एक जनरल व्यू अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं जो ठोस ईंधन है, देखिए जी, उनकी उपलब्धता तो सहज हो सकती है, वो सस्ते भी हो सकते हैं, पर एक तो उनका ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना उनको मुश्किल हो जाता है। दूसरा है कि जो ठोस होते हैं, जितने भी ठोस ईंधन होते हैं, इनके जलने के बाद में ये अवांछित पदार्थ तो छोड़ते ही छोड़ते हैं। जैसे आप देखिए कोयला है, डीजल पेट्रोल ले लीजिए और सीएनजी गैस लीजिए, इन तीनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो कोयला है उसको ट्रांसपोर्ट में भी मुश्किल है, उसको जब जलाएंगे उसमें भी बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद में आप जलने के बाद में भी आप देखेंगे उसके अंदर अवांछित पदार्थ भी, राख जो होती है वो भी अत्यधिक मात्रा में निकलती है। द्रव का हम लोग एलपीजी गैस जो होती है या पेट्रोलियम डीजल है उसको हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। पेट्रोल डीजल इजी टू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जल्दी उनमें जो ज्वलनशील होते हैं तो वो जल्दी आंच पकड़ लेते हैं। उपरांत जलने के उपरांत भी कोई अवशेष बहुत कम है। पेट्रोल और डीजल धुआं के रूप में हम लोगों को थोड़े से अवशेष देते हैं। और सीएनजी जो गैस है या आप एलपीजी गैस अपने ले लेते हैं, इसके अंदर आप देखिए इजी टू ट्रांसपोर्ट है, तुरंत जैसे ही लाइटर थोड़ी सी भी उसको अग्नि मिली ज्वलनशील हो जाते हैं, जल जाते हैं वो। और राख आप देखो तो कुछ भी नहीं निकलता, ना उसमें से गैस, हानिकारक गैस निकलती हैं, इतनी थोड़ी बहुत मात्रा में निकलती हैं, बट कंपेयर अगर हम करें तो जो सीएनजी गैस और एलपीजी गैस है वो आइडल
ईंधन हम उनको आइडल फ्यूल हम उनको मान सकते हैं। अब जब ईंधन की ये बात हो गई, अब दूसरा है कि ईंधन की दक्षता। ईंधन की दक्षता का मतलब है कि किसी भी ईंधन को जब हम जलाते हैं, जब उसमें दहन प्रक्रिया होती है तो उसमें से हमें कितनी ऊष्मा मिलती है, कितनी उसमें से ऊर्जा मिलती है। अगर ऊष्मा अधिक मिल रही है तो इसका मतलब वो हमारा अच्छा, उसकी दक्षता अच्छी है, और अगर ऊष्मा कम मिल रही है तो उसकी दक्षता बहुत अच्छा ईंधन नहीं है वो। तो यहाँ पे है कि आप एक शब्द पढ़ेंगे 1 नंबर मार्क्स के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ईंधन की किसी भी ईंधन के 1 किलोग्राम का जब पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा है उसको हम ऊष्मीय मान कहते हैं, कैलोरिक वैल्यू बोलते हैं। तो कैलोरिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जब हम 1 किलोग्राम कोई भी ईंधन है, जब हम उसको जलाते हैं तो उसको जलाने के बाद में हमें कितनी ऊष्मा ऊर्जा उससे प्राप्त हुई, वो उसका ऊष्मीय मान होता है। ऊष्मीय मान का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है, इसको किस में मापा जाता है, वो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। आ गया ऊष्मा का किलोजूल प्रति किलोग्राम, ये इसका ऊष्मीय मान जो है, कैलोरिफिक वैल्यू जो होती है उसका मात्रक होता है ये। अब देखिए कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर ही यहाँ पे हम लोगों को एक सारणी दे रखी है 6.4 पेज नंबर 73 पर। यहाँ पे अलग अलग जो ईंधन है उनके ऊष्मीय मान दे रखे हैं। जैसे गोबर का, हम गोबर के उपले हैं, उनका देखें तो उनका जो ऊष्मीय मान होता है वो बहुत ही कम होता है। मतलब उनको 1 किलो जब गोबर उपलों को जलाएंगे तो हमारे पास में जो ऊर्जा हमें प्राप्त होगी वो सिर्फ 6000 से लेकर 8000 किलो जूल्स जो है वो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। लकड़ी का देखिए उससे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, और जैसे जैसे पेट्रोल पे आए और अधिक ऊर्जा होने लगी, और जैसे जैसे हम गैसियस फॉर्म, गैसेस फ्यूल पे आ रहे हैं, उनकी ऊर्जा जो होती है, ऊष्मीय ऊर्जा जो है, ऊष्मीय मान वो और अधिक हम लोगों को प्राप्त हो रही है। लास्ट में देखिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नियरली 1.5 लाख के करीब इसका ऊष्मीय मान होता है। इसीलिए जो हाइड्रोजन होता है वो जेट प्लेन्स के अंदर और रॉकेट्स जो होते हैं उसके अंदर इनका उपयोग होता है। ईजी टू ट्रैवल, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, आराम से उसको लेके जा सकते हैं क्योंकि गैसियस फॉर्म में है तो ज़्यादा मात्रा में हम लेके जा सकते हैं। रेजिडुअल जो होता है, जो अवशेष होता है लास्ट में, वो इसमें नहीं निकलता है, और इसका ऊष्मीय मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इसलिए जो हाइड्रोजन है वो जेट प्लेन और रॉकेट्स में काम में आता है। इम्पॉर्टेंट, 1 नंबर के सवाल के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ईंधन का जो दहन होता है उसके बाद में, दहन के बाद में, या ईंधन के दहन से हम लोगों को क्या हानि होती है, क्या हानिकारक पदार्थ उनसे निकलते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पॉइंट देखिए कि लकड़ी है बेटा, कोयला है, पेट्रोल है, कोई भी पदार्थ जब हम जलाते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, कोयला है, तो आप देखोगे कि ये कार्बन के बने हुए होते हैं और पूर्ण रूप से दहन नहीं होने के कारण धुआं को छोड़ते हैं, और ये जो धुआं होती है ये वायु प्रदूषण करती है, और ये वायु प्रदूषण हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, दमा हो जाता है, आँखों में इरिटेशन होने लग जाती है, खुजली चलना, ये सारा जो होता है ये इसके एक हानिकारक पदार्थ या इसकी हानि है। दूसरा इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि ईंधन का है, वही मैंने आपको बताया, जो अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन से क्या होता है कि अत्यधिक विषैली गैसें जो होती है, टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाती है। उसकी वजह से अपूर्ण दहन के कारण ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, और कई बार ये गैस जो होती है हमारे ऑक्सीजन, हम जब इनहेल करते हैं वायु को, हमारे ब्लड के साथ में मिल के और हानिकारक पदार्थ बना लेती है। और आपने कई बार सुना होगा कि घरों के अंदर सोते हुए इंसान मर गए, अंगीठी जला रखी थी, तो उसकी वजह किस रीज़न क्या है उसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड फैल गई और वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने इनहेल कर दी, वो उनको नुकसान उन्होंने पहुंचा दिया, इसलिए मृत भी हो सकते हैं, मर भी जाते हैं। तीसरा इसमें है कि जो ईंधन जलता है तो ईंधन के दहन से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये गर्म रहती है, गर्म रहने के कारण क्या होता है, वायु के अंदर ही रहेगी, और जो ग्लेशियर है, हमारे बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ है या पोल्स के अंदर जो बर्फ़ है उसको पिघाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वायु एटमॉस्फेयर में रहेगी, टेम्परेचर हाई कर देगी, टेम्परेचर हाई हुआ, वायुमंडल का तापमान अधिक हो गया, तो उसके कारण जो बर्फ़ है वो पिघलेगी,
पिघलने के कारण पानी कहाँ आएगा, समुद्र में आएगा। और जो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो आसपास के तटीय इलाके हैं वो जलमग्न हो रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जो रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी ईंधन के दहन उसका एक कारण है। इसके बाद में है कि कोयला और डीजल, इम्पॉर्टेंट है ये कि कोयला और जो डीजल है इनका जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें शारीरिक रूप से तो इफेक्ट करती ही है, पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये और भी हार्मफुल होती हैं, दम घोटू होती हैं, सांस घुटने लग जाता है। आप देखो दिल्ली के अंदर क्या हाल होता है, अब कई लोग बोलते हैं कि आप वहाँ पे सांस नहीं ले सकते क्योंकि इतने वाहन हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस हैं वहाँ पे कि उसमें सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो जो कोयले हैं, डीजल हैं, इनके दहन से और पेट्रोल है, इनके दहन से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये निकलती हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस जो होती है जल के साथ, वर्षा का जो जल होता है उसके साथ में रिएक्शन करके अम्लों का निर्माण करती है और इसी कारण अम्ल वर्षा होती है। पहले देखिए, पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे कि तो बेटा बारिश होती थी ना, तो बारिश में क्या रखते थे, मतलब भगोने से रखते थे कि बहुत प्योर पानी होते हैं, बच्चों को नहलाते थे कि बहुत सारे जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो बारिश के पानी से सही हो जाती थी। आजकल बारिश का जो स्टार्टिंग में बारिश का पानी होता है सब उसको अवॉइड करते हैं। उसके कारण क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग में बारिश होगी वो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके साथ में क्रिया करके अम्ल का निर्माण कर लेती है। और ये जो अम्ल है, ये अम्ल वर्षा जो होती है ये हमारे पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होती है, हमारी स्किन के लिए भी हानिकारक होती है। ये वर्षा जो होती है हमारे पेड़ पक्षियों के लिए भी हानिकारक होती है। ये वर्षा जो है तालाब में जब इसका पानी जाता है तो वहाँ के जो जीव होते हैं उनके लिए भी हानिकारक होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, कई बार अम्ल वर्षा के ऊपर भी इसमें प्रश्न आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा ये जो आपके हैं लास्ट में इसमें है कि सीएनजी गैस का है। सीएनजी गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका पूरा नाम याद रख लेना, 1 नंबर का मार्क्स इसके अंदर आ जाता है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो सीएनजी होता है क्योंकि सीएनजी है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, इसलिए जो सीएनजी है वो अधिक स्वच्छ ईंधन है। आपको पहले ही बता दिया था कि इसलिए इसको क्लीन फ्यूल भी बोलते हैं। जो सीएनजी है ना इसको क्या बोलते हैं, क्लीन फ्यूल भी बोलते हैं। आप सीएनजी की गाड़ियों पे देखना उसके पीछे की तरफ लिखा हुआ रहता है क्लीन फ्यूल। तो ये क्लीन फ्यूल इसीलिए है क्योंकि कम मात्रा में ऑक्साइड्स का निर्माण होता है और मैक्सिमम इसके अंदर हम लोगों को ऊष्मीयमान मिल जाता है। इस तरीके से बेटा ये जो छठा पार्ट था हमारा दहन और ज्वाला, ये भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको अच्छे से रीड करना, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछना। अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।